बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पेशावर में भी लाहौर जैसा वाकया पेश आ गया। कैप्टन सफदर जमानत कबल इस गिरफ्तारी के सिलसिले में पेशावर में थे। वहां एक शख्स ने इन्हें अंडा मारने की कोशिश की। कैप्टन सफदर छड़ी लेकर उसके पीछे भागे, लेकिन वो इनसे बच गया। पुलिस ने बादशाह उसे गिरफ्तार कर लिया। यह ट्रेंड खतरनाक है क्योंकि ये वारदातें मुख्तलिफ सूबों में हो रही हैं और इनसे सूबाइयत को हवा मिलेगी। लिहाजा मेरी तमाम जमातों की क़यादत से फिर दरख्वास्त है, आप इसे रोकें, वरना ये पूरे मुल्क को रोक देगा। हम आज की इशूज की तरफ आते हैं। अगर हमने माजी में कुर्बानियां दी हैं तो ये सारी कुर्बानियां पीछे हटने के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा। फिर आप इस मैदान में है कि सियासत में है तो इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा। और जिसने सोचा कि मैं आऊँगा तो तब्दीली ले आऊँगा, तो ज़रा उसकी तब्दीली का हश्र देखो। जिसने गर्म ज़मीन नहीं देखी आज तक, जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का एजेंट बनकर आता है और उसके एजेंडे की तकमील के लिए जो कहा था जैसे नहीं था, किसी एक बात पर तो शर्मिंदा हो जाना। यहाँ तो सिरे से शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपनी नाअहली तस्लीम कर दो और इक़्तिदार छोड़ जाओ, अवाम को दोबारा अपना वोट इस्तेमाल करने दो। 80th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई, यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। क्या पीडीएम का लॉन्ग मार्च मौखर होने के बाद हुकूमत खतरे से निकल गई और वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल के साथ साथ गैर कानूनी अराजी केस में भी तलब कर लिया। नून लीग नैब की इस तेजी को हुकूमती इंतकाम करार दे रही है। हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज वज़ीर-ए-आला पंजाब और मुशीर-ए-एहतिसाब ने लाहौर में कहा, नवाज शरीफ के ये 5 साल चीफ मिनिस्ट्री के दौर में 2000 से ज़ायद LDA के प्लॉट्स अलॉट किए, लेकिन जिसमें से तकरीबन 1352 के लगभग प्लॉट्स जो हैं डायरेक्ट इलीगैलिटी हैं। और जिन लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए गए वो कोई गरीब, बेवा, यतीम या सहाफ़ी या उलमा या वो डिज़र्विंग लोग नहीं थे जिनके लिए ये कोटा मखसूस किया जाता है। ऐसे भी केसेस हैं कि एक MPA के ख़ानदान को 14 प्लॉट्स अलॉट किए गए। 90 से लेके आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें भी बीच में आई, लेकिन किसी ने भी इनके एहतसाब की बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है रिकवरीज करने का, वो इनसे रिकवरीज होनी है। कानूनी तौर पर जिसने अलॉट किया, चाहे वो नवाज शरीफ था या उसके साथ जो भी उस वक्त LDA के लोग थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। 1985 से लेकर 90 तक जब मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो LDA के अंदर जो उन्होंने गैर कानूनी अलाटमेंट्स की थी, 10% कोटा जो कि चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी कोटा था, उससे ओवर एंड अबव ये जो अलाटमेंट्स हैं ये की गई हैं। इसमें 15 MPAs और 1 सेनेटर शामिल हैं। ये प्लाट्स बेवाओं, उलमा, सहाफ़ी और इस तरह के लोगों के लिए थी। उसको वायलेट करके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अलाट की गई हैं। इनमें कुछ कमर्शियल प्लाट्स भी हैं जो कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की हैं और टोटल 1352 प्लाट्स हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हैं। और ये तमाम काम जिस वक्त हुआ उस वक्त एक कमरुज़्ज़मान खान हेल्थ डिपार्टमेंट में, मलेरिया कंट्रोल के डिपार्टमेंट में एक क्लरिकल पोस्ट पे थे, उन्होंने किए जिनको उस वक्त DG LDA लगाया गया। 97 में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाया गया प्राइम मिनिस्टर का ग्रेड 20 के अंदर। दूसरी टर्म में इनकी हुकूमत बनी तो उसको चीफ मिनिस्टर का सियासी पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाया गया। हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि जो तमाम इलीगल इस तरह के काम हुए हैं उनके ऊपर एक्शन करे और इनकी रिकवरी करे। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और इनको इसलिए भी दावत दी गई, दो वजूहात है जिनकी वजह से दावत दी गई। एक तो इनका खानदान भी उन MPs में शामिल है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से 1985 में प्लाट्स लिए थे, वो क्या सूरत हाल थी ये भी बताएंगे। दूसरा जो मरियम साहिबा का जो केस है उस हवाले से भी। सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये अंडों का इशू सर ये देखें, लाहौर में जो कुछ आपने किया, आपको पेशावर में उसे काटना पड़ा, तो सर इसको रोकें। आप नहीं रोकेंगे तो ये फैलता चला जाएगा। नहीं जी, मैं बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ इस पूरे काम को। जो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने वर्कर्स को, अपने अपने जो भी लोग हैं उनको इस हद तक अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए पोलराइज ना करें कि इसका रिफ्लेक्शन नीचे आने लगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। प्राइम मिनिस्टर भी ख्याल करें, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन भी ख्याल करें, गवर्नमेंट में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑल ऑफ देम। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। देखें अभी पीछे रिसेंट पास से अभी तक चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब पे स्याही फेंकते मैंने देखा, एहसन इकबाल साहब को गोली मारते मैंने देखा, मियाँ साहब के ऊपर जामिया नईमिया के अंदर वो जो किया वाक़या पेश है आपके सामने। एहसन साहब पे फिर यहाँ पर कुछ कारकुनान तरीके इंसाफ के थे। शहबाज गिल वाला वाक़या आपके सामने है, आज ये कैप्टन साहब वाला वाक़या आपके सामने है। तो इट्स अ वेरी अगली फेस ऑफ इट। ये हमारी लीडरशिप्स को, देखिए क़यादत की तरफ से जब मजम्मत नहीं आ रही, नहीं आनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल। मियां शहबाज शरीफ साहब को जेल से करनी चाहिए, मरियम साहिबा को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना एक थप्पड़ मारोगे 10 मारेंगे, तो फिर तो ये रिएक्शन आएगा। मैं तो आपको पता है, मैं तो बिल्कुल इसमें एक सियासी एक इज्जत का काम है। जिस तरह का ये हालात पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर मैंने आपको जो वाक़यात गिनवाए हैं वो सारे में मुस्लिम लीग नून के लोग टारगेटेड थे। और उसमें नहीं देखें, जो आपने लाहौर में हुआ सर, उसमें तो शहबाज गिल साहब के साथ नहीं, देखिए हमने तो उसकी मजम्मत की है, बुरा हुआ नहीं होना चाहिए था। तो आपने जो जिन वर्कर से ये किया, आपने उनका एहतसाब किया सर? मेरे इल्म में नहीं है जो सब, मैं आई एम नॉट इनटू दोज डिटेल्स के, मुझे पता नहीं है किया। लेकिन ऑब्वियसली उसकी मजम्मत तो मैंने पहले दिन ही सुनी, लीडरशिप की तरफ से भी आई थी, मैंने अपनी स्पोक्स पर्सन्स को भी सुना, उन्होंने भी कहा। लेकिन ये एक बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और अगर ये नहीं रुकता तो फिर तो ये बड़ी इससे ज़्यादा अगली शक्ल और क्या होगी जो आज है। लेकिन इसको ये इट इज़ बिकमिंग एब्सोल्युटली। अवान साहब, ये आपको भी अंदाजा देखें, पेशावर तो आपकी गवर्नमेंट है और पिछले 8 साल से वहाँ आपकी हुकूमत है, वहाँ अगर ये वाक़या हो गया तो इसका मतलब क्या लिया जाए फिर? और कैप्टन सफदर अदारे बात सिंपल सी ये मैं से कंटिन्यू ही करूँगा। और बीच में भूल गया, मुसद्दिक भाई के साथ भी ये हुआ, बिल्कुल मरियम के साथ। इससे पीछे चले जाएं, कसूरी साहब के साथ भी ये हुआ, अहमद रजा कसूरी के साथ, और उनके स्याही फेंकी गई थी। और अब उसमें आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स हर जगह के डिफरेंट थे, पर इन द एंड क्या ये तरीका है या ये कोई जवाब बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मजम्मत करनी चाहिए, शदीद मजम्मत है। जब कसूरी साहब पे हुआ था उस वक्त भी उस वक्त ऑपोजिशन में थे, उन्होंने किया था कि जो वर्कर करेगा उसको पार्टी। मेरे ख्याल एक और रहे, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक, मेरे ख्याल है कि एक कल आज स्पीकर साहब ने, मेरे ख्याल उसकी कमेटी बन गई होगी जो इंतखाबी इस्लाहात पे है। मेरा ख्याल है 1 पॉइंट उसमें ये एजेंडा ऐड हो जाना चाहिए। ऑपोजिशन मान नहीं दे रही है उस कमेटी। सर मैं एजेंडा तो ऐड करें ना, शायद इस एजेंडे की वजह से मान जाए। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर उस एजेंडे में इसमें ऐड होना चाहिए कि सारी पार्टीज की अगर लीडरशिप आती है, इसका भी एक तरीके, एक मजम्मती, एक करारदाद पास होनी चाहिए उस इजलास के अंदर से कि हर तरफ से ये इस चीज़ की मजम्मत ही हो और कभी इसको इंकरेज ना किया जाए। सारी लीडरशिप अपने कंट्रोल करे, अल्फाज का चुनाव ठीक करे और इसको इसी तरह आगे लेके जाया जा सकता है, वरना इससे वर्स ही होगा, इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी, इससे वर्स होता जाएगा। बिल्कुल सही। चांडी साहब आपकी तरफ आना है सर, 2 सवाल। एक तो ये, अगर ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर आप बात करना चाहें तो ठीक है, और क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी सियासत में गुजरी, आप बड़े अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा। और दूसरा ये जो PDM का जलसा या लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मुतमईन होगी। हुकूमत का ये ख्याल है कि अब हम 5 साल पूरे करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि 2.5 साल रह गए हैं, पूरे करेंगे और उसके बाद हमारा एहतसाब होना चाहिए। पहली बात तो ये जो आपने पहला नुक्ता उठाया है, ये पीपल्स पार्टी के मिजाज में नहीं है। सियासी इंतकाम, अपने सियासी लोगों से लड़ना, उनकी बेइज्जती करना, तौहीन करना, भुट्टो साहब के केस से लेकर, भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक से लेकर किस अंदाज से हमारे कारकुनों के घर जलाए गए, उनकी जनाजे लटकाए गए, उनके लिए जो कुछ किया गया, जनाजों की तौहीन की गई। और फिर
पीने की नाम के जो तहरीक चली, हमने कभी इस पर यकीन नहीं किया है। हम हामी भी नहीं है, हम मजम्मत करते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों ने इसका रिवाज डाला है वो कभी खुलकर मजम्मत नहीं करते। बस आप जैसे मेहरबान उनको मजबूर करते हैं, वो अल्फाज बोल देते हैं जी हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत नहीं करते, वो अपने कारकुनों को रोके, वो अपने कारकुनों के खिलाफ एक्शन उठाएं तो पता चले कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम इनकी सिर्फ मजम्मत नहीं करते, ये हमारे मिजाज के खिलाफ सियासत है। हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं कहा भुट्टो साहब के लिए, क्या कुछ नहीं बीबी साहबा के लिए कहा गया, क्या कुछ नहीं जरदारी साहब के लिए कहा गया, क्या कुछ बिलावल साहब के लिए इनके मिनिस्टरों ने जो बदतमीजी वाली जबान लेकिन सर ये देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले दिन ही सिलेक्टेड कहा था बिलावल साहब ने, और उसके बाद ये सिलेक्टेड का लफ्ज चिपक गया है साथ इमरान खान साहब के, और इस पे रिएक्शन आता है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से हमेशा। वो कुदरत का फैसला है कि उनके साथ सिलेक्टेड चिपक गया है। सिलेक्टेड तो ही नहीं है, सिलेक्टेड गाली नहीं है, सिलेक्टेड बदतमीजी का लफ्ज नहीं है। उनके इंतखाब के मुताबिक राय कायम करनी है, ये कोई जुर्म नहीं है, चले इसको छोड़े। अब दूसरी बात आ जाए, आपने पीडीएम के लिए कहा है कि ये गवर्नमेंट खतरे से बाहर निकल गई है, गवर्नमेंट के तमाम वज़रा का ख्याल ये है कि हम खतरे से बाहर हैं। अब चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कबूल किया कि पीडीएम की वजह से उनको खतरा था। वो तो कह रहे थे पीडीएम कुछ नहीं है तो खतरा क्यों। लेकिन दूसरी बात ये है चौधरी साहब, इनको जो दुआएं हैं उन दुआओं के सदके अंधे, गूंगे, बहरे, मोहताज अपनी मुद्दतें पूरे करते हैं, फिर मुद्दतों से बढ़कर भी रहते हैं। तो इनको भी ऐसी ही दुआएं हैं। तो अगर उन्होंने मुद्दत पूरी कर भी ली तो कौन सा अजूबा होगा। मैं कई नाम जानता हूं, आखिर तक सुनते नहीं थे, बोलते थे, वो खुद को भी समझ नहीं आता था, वो भी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो ये तो देखने में माशाल्लाह खूबसूरत जवान। लेकिन सर एक बात और भी है चंडी साहब, ये गवर्नमेंट का हर शख्स आपका थैंकफुल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और कल से शादियाने बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जमहूरी फैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और अगर ये गवर्नमेंट अगले 5 साल पूरे करती है, 2.5 साल, तो इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सपोर्ट थी इनको। फिर मेरे ख्याल में बरल तज्जिए करने वाले मेहरबानों का तज्जिया करने का हक है, लेकिन हमारे सिवा कौन है जिनसे ये खौफ खाते हो। आज हमारी वजह से कह रहे हैं ना कि तो असल कुव्वत तो हम हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। अब एक चौधरी साहब 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। ये कब फैसला किया गया था कि लॉन्ग मार्च के लिए अपोजिशन की इस्तीफा जरूरी होगी, ये कब फैसला हुआ? ऐसा तो कोई फैसला था नहीं, वो अलग फैसला है, ये अलग फैसला है। इंप्रेशन आता रहा था यानी साहब, एक इंप्रेशन आता रहा कि वो जो बिलावल साहब ने कहा कि हमारे इस्तीफे हैं इस्तेमाल होंगे, वो बार बार एक इंप्रेशन दिया जाता रहा। मैं बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, किस मीटिंग में, किस मौके मुनासबत से यह फैसला किया गया पीपल्स पार्टी क़यादत की हिमायत से, पीडीएम का फैसला कि लॉन्ग मार्च नफी होगी इन इस्तीफाओं के साथ। इस्तीफाओं का मामला अलग था, वो आगे और चल के हो सकता था, उसको मुलतवी कर दिया गया। मैं खुद को इतना भारी भरकम नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान साहब पे तबसरा करूं, ठीक हो, लेकिन अपनी मर्जी से शुरू करना, अपनी मर्जी से शुरू करना, अपनी मर्जी से बताना, तो अपनी मर्जी से मुलतवी करना, तहरीक ऐसे तो नहीं चलेगी तमाम लोगों को लेके चलने से। लेकिन देखिए चंडी साहब, मसला ये है कि अब आपने सेनेट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है ना, अपोजिशन लीडर भी अपना लेके आ रहे हैं। शायरी रहमान साहबा को आपने एएनपी से बात कर ली है, आपने मैंगल साहब से बात कर ली है, 25-26 अरकान आप पूरे करके आप एक दरख्वास्त देने वाले हैं। अब अगर ये कर लिया आपने तो पीडीएम अमलन टूट जाएगा, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी जगह। देखिए चौधरी साहब, सेनेट का तो अभी तस्करा करके आपने मुझे तो परेशान कर दिया। सेनेट में जो इंतखाब हुए हैं, मैं आपसे ईमान से, आपको पता है मैं तौहीन में तो गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, लेकिन सेनेट में जो इंतखाब हुए हैं और जिस शख्सियत को प्रिजाइडिंग अफसर के बनाकर बिठा दिया गया, वो बदतरीन मुखालिफ नहीं, बदतरीन दुश्मन है भुट्टो का। तो इसीलिए तो पीडीएम कह रही है कि मुस्ताफी हो जाए, इसलिए कह रही है। जरा सुन ले, मतलब क्यों उसको बिठाया गया, और जो उन्होंने किया, उनको कहा गया कि जनाब ये रिजेक्टेड वोट है तो का रोको, काउंटिंग हो जाए। वो तो एक मजाक थी, एक ड्रामा था, चले वो हो गया, अब हो गया। अब दूसरी बात,
अब चले अवान साहब से पूछ ले। जी अवान साहब ये फरमाइए सर, वो कह रहे हैं कि सर आप खतरे से बाहर नहीं निकले। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था एक नाम लेना मैं भूल गया था, मैंने उसकी गुलाम अरबाब रहीम के साथ जो सिंध असेंबली में हुआ था वो बड़ी ज्यादती हुई थी, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस से किया। अच्छा मुझे नहीं पता, अभी इन्होंने कोई और बात की चांदनी साहब, पर मैं कहूँ अगर उस वक्त ये शुरू जिस वक्त ट्रेंड हुआ था, अगर उसी वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता तो गलत, पर ओवरऑल ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसलिए ना करें कि उन्होंने नहीं किया था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, किसी ने कहीं से स्टार्ट करना। मैं कुछ कह रहे हैं शायद आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नवाज साहब को पता शायद होगा, नहीं भी होगा, हमने कभी किसी की ऐसे एक्शन की हिमायत नहीं की। अरबाब गुलाम रहीम का केस अनोखा था, लेकिन सर वो डॉक्टर अब्बास साहब उसके बाद मुसलसल इस्लामाबाद में रहे हैं, वो सिंध नहीं आए। उनका बेटा सुबह और फिर जाके बाद में जब तक पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर ये पर वो अलग इशू है। ये जो हाथ दराजी ये गलत चीज है, उसकी मैं मजम्मत मैं तो कह रहा था, मैं उसकी भी मजम्मत कर रहा हूं, मैं और कोई बात नहीं कर रहा था। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी देखिए तुरुप का पता है, चौधरी साहब उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया, आप खुश हो गए। अगर वो आपके ऊपर गिर जाता तो आप फारिग थे। मैं देखें वो आपने उनको कहा कि सिलेक्टेड, इन्होंने कहा था नून ने जरदारी को 10% कहा था, वो उसके साथ चिपक गए। इनके बारे में आज भी मेहरान बैंक स्कैंडल इनके साथ है। ये सियासी चीजें, ख्वाजा आसिफ ने कई लोगों को लकबात के, आज भी उस लकबात से मशहूर है। मैं इन चीजों से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि किसने किसको क्या सपोर्ट किया, हर एक पार्टी का अपना स्टेक है और अपना स्टेक देख के फैसला करती है। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, जब से पीडीएम बनी है, कि ये खान साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया था उस दिन कह दिया था ये सारे एक हो जाएंगे, एक हो गए। उस दिन खान साहब ने कह दिया था ये इकट्ठे नहीं चल सकेंगे, नहीं चल सके। इन्होंने कहा था ये हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हर पार्टी का अपना स्टेक है, और वो आप देखते हैं रिंग में बैठे कौन आंखें झपकेगा दूसरा उसको खाएगा। अगर परफॉर्मेंस पे हुकूमतों ने चलना होता तो 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं हो सकती थी। अगर आज भी उठा के देख लें, परफॉर्मेस इशू नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं, कहने का मतलब ये हुआ 2.5 साल की परफॉर्मेंस इशू कोई नहीं। आगे मैं पूरी बात करता हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा कि हुकूमत बहुत मुतमईन है, मैंने कहा हाँ, कई जगह शदियाने बजे हैं, कई मरसिए पड़े गए, कई लोगों की ख्वाहिशात में ऊपर। सुने सर मेरी बात लेके फिर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कई लोग मरसिए पड़ रहे थे, कई लोगों ने शोज किए इसके ऊपर, कई लोगों ने किया, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की है, कई कॉलम लिखे गए इसके ऊपर। वो ख्वाहिशात जो बना के वो बैठे थे, जो आपने सही पूछा कि आपसे एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने तो कभी डिसीजन नहीं, हम सोच रहे थे आप ये करेंगे, हमारे दिल के अंदर ये चीज थी और आपने हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, हमारे ऊपर बर्फ वाला पानी डाल दिया आपने। ये तो चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस पे आते हैं। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला कैसा है? सो उन्होंने अपने लिए किया, अच्छा फैसला उन्होंने अपने लिए किया। मैं कह रहा हूं हमें बेनिफिशियरी आपने उसके। सर एक बात बताएं, जब हम लोगों ने लॉन्ग मार्च किया था, हमने धरना दिया था, पीपल्स पार्टी का क्या रोल था उस वक्त, क्या रोल था, और सारे उसके ऊपर क्या बयाने बन रहा था। वो न्यूट्रल थे, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे सहाफी इसके ऊपर लिख रहे थे, बोल रहे थे, टीवी शोज कर रहे थे, पर इस दफा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि कुछ हमारे भाई जो तकरीर सुनवाना चाहते थे हाई कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ साहब की, वो नहीं सुनवा सके तो उन्होंने इस तरफ काम शुरू कर दिया था, पर वो पीपल्स पार्टी ने अपने स्टेक के मुताबिक फैसला किया, ठीक फैसला किया उन्होंने। फिर मैं ये कह रहा हूं उन्होंने अपने, हमारे लिए तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये होना। आप कई दिन ठीक किए, मैं क्यों कह दूं भाईजान, मेरे कहने पे नहीं किया ना आपके कहने पे किया। उन्होंने अपना स्टेक देख के फैसला किया, ना किसी जर्नलिस्ट को सामने रख के किया, ना किसी एंकर को सामने रख के, ना मौलाना को सामने रख के, ना नवाज शरीफ साहब को देखिए खुद ही बातें कर रहे हैं। मैं देखा कितना अफसोस है, कितना अफसोस है कुछ भाइयों को। ये होता है जावेद भाई, मतलब होता है कि पर्सनल राय होती है, पर्सनल किसी न किसी के साथ एफिलिएशन होती है, पर हम उसे अब बोर्ड। अच्छा वैसे मैं ब्रेक लेनी है, एक सवाल आपका सर, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं ब्रेक लेनी है। अवान साहब, ये यूं महसूस होता है कि पीडीएम ने जो ही ये फैसला किया कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, आपने नैब को एक्टिव कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि जिस तरह मरियम साहबा के 2 केस अब 26 मार्च को उनके ऊपर 2 केसेस हैं, तो उनकी हेयरिंग हुई, इनका ख्याल है कि कहीं मरियम साहबा को आप गिरफ्तार ना कर लें, तो आप एक्टिव बहुत हो गए। छोड़ो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अवान साहब, ऐसे महसूस है जैसे लॉन्ग मार्च के खात्मे का इंतजार कर रहे थे या कॉल ऑफ करने का इंतजार कर रहे थे। 2 मरियम साहबा के केसेस और साथ आज जो एक नया केस खोल दिया आपने कि मियां नवाज शरीफ ने 1985 में जितने 2000 प्लॉट्स उन्होंने अलॉट किए थे उन सब से रिकवरी करेंगे, तो आप ऐसे लग रहा है जैसे इंतजार कर रहे थे इसका। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक दफा एक बंदा पकड़ा जाता है,
और उसके बाद उसकी जो इंटेरोगेशन होती है आगे से और नाम आते हैं। मेरे ख्याल शकील रहमान साहब ने भी नाम दिए होंगे इनके, क्योंकि वो इसी केस के अंदर गए थे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी खोले होंगे मुझे किसने प्लॉट दिए और किस तरह मुझे वो प्लॉट मिले थे, किस फेवर के तहत मुझे वो प्लॉट मिले थे। और जो कड़ी से कड़ी मिलती है तो अगले लोगों को बुलाया जाता है। तो मतलब वो आपको शायद वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो कोई केस नहीं इस वक्त, अच्छी बात। मेरा ख्याल है काफी सारे केसेस चल रहे हैं पुराने तो सेटल होते जा रहे हैं। नहीं मेरा ख्याल है, और इनके केस के अंदर तो प्ली बार्गेन ली है, शायद आप लोगों ने नाम नहीं लिया। मलिक रियाज के दामाद ने इसके अंदर 10 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की है, पर मीडिया में नाम नहीं आया। टोटल नाम है, मैं देखें तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन है सर जी, है ना, बिल्कुल है। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ली, गवर्नमेंट की नैब एक्सेप्ट करती है इसको, आपको थोड़ा सा, और उसके लेके जाते हैं। एतराज करती थी गवर्नमेंट हमेशा इस बात। यही तो हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने तो बहुत इसको स्ट्रांगली इसको हेड किया है कि 500 लोगों ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में से और बाकी सियासतदानों में से 500 लोगों ने प्ली बार्गेन की और दोबारा आके उन्हीं जगहों पे लगे हुए हैं। हमने तो इस चीज को भी हाईलाइट किया, हम कर रहे हैं, पर फिर वो तो हो जाता है कि हम वो एनक से देखना नहीं चाह रहे कि परफॉर्मेंस इज एवरीवेयर। पहले भी आपने परफॉर्मेंस की बात की, मैं उसमें परफॉर्मेंस में भी बात कर सकता हूं कि हमारे इस मुल्क की क्या फाइनेंशियल हालात है, आज हम किस जगह खड़े हैं, कितने स्टेबल है, आज डॉलर किस तरह नीचे आ रहा है, रेमिटेंसेज इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है। क्या कह रहे हैं, बड़ा किसकी वजह से था डॉलर से? बड़ा इसलिए था कि आप अगर 5 साल जावेद भाई 105 पे ओवर वैल्यूड रखेंगे, और जब पूरी दुनिया के लोग कह रहे होंगे, सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आपको कह रहे होंगे कि आपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर लेके आना है, इसीलिए तो पाकिस्तान में आप देखें, आप 23 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन्स लेके, मैं बात कंप्लीट कर लूंगा, 23 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन्स लेके ओपन डायरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं और स्टेबल रखते हैं डॉलर को, तो आप फिर मिफ्ता इस्माइल ने क्यों आके 128 में किया था? अच्छा, मैं क्यों किया था मिफ्ता इस्माइल ने? मैं बिफोर कमिंग मैं भी ये जो अली बात कर रहे हैं इस पे मैं आपकी इजाजत से प्लॉट्स की बात करनी मैं पहले उस पे करूंगा, मैं आपकी इजाजत से इसके बाद इस पे भी थोड़ी सी अगर आप इजाजत देंगे। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि शायद मिसकंसीव्ड थी, मैंने शहजाद अकबर की प्रेस टॉक सुनी है। शहजाद अकबर का ये ख्याल है कि जो 1985 में जो अलॉटमेंट्स हुई थी हमें जौहर टाउन में, ठीक, वो विदाउट द कंसिडरेशन हुई थी, तो ये गलत है। वहां पर जिन लोगों को उस वक्त इनके पास इख्तियार था चीफ मिनिस्टर के पास, उस वक्त देखिए उसकी लीगल पोजीशन का तो मैं ऑब्वियसली आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट कि क्या थी उस वक्त, वो पॉलिसी इन्वोक क्या थी उस टाइम पे मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसकी तरीक़ेकार थी उसके मुतल्लिक मैंने जब शहजाद अकबर की प्रेस टॉक सुनी तो मुझे उसी वक्त इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि ये इनके इल्म में नहीं है कि जब मियां मंजूर खान वट्टू चीफ मिनिस्टर बने थे तो पहली दफ़ा ये प्रोब, एक जुडिशल प्रोब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हाई कोर्ट के अंदर हो चुकी है। उसके बाद फिर 3 कंसेक्यूटिव इंक्वायरीज हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में कमिंग अप टू जनरल मुशर्रफ टाइम बार बार हो चुकी हैं, और सबके अंदर एक ही बात जो बार सामने आई कि जो लोग अलॉटीज थे उन्होंने उसकी वैल्यू की जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा थी वो अदा की हुई थी। ठीक है, एक बात। अब सवाल ये है कि आपकी अपनी फैमिली भी इसमें बेनिफिशियरी थी? मुझे इसलिए उसका इनफरादी तौर पे पता है जी कि उसकी एक इंक्वायरी हमने नैब की खुद भुगती हुई ऑलरेडी पहले से, और उसकी जो पेमेंट थी, जो सरकारी उसके नर्ख थे, वो हमने जमा करवाए हुए थे। सो दैट इज ऑलरेडी क्लोज्ड इन पास्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएं कि जो आज वो बात कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट, ये मेरा ख्याल है कि शहजाद अकबर अपने लिए एक नया रोल ढूंढ रहे हैं, और वो जिस तरह की इन्होंने पीछे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी जिस पे प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने क्या ब्रीफ किया, मुझे लगता ये है कि वज़ीर आज़म को ख्याल करना चाहिए कि शहजाद अकबर उनको इतना मिसलीड क्यों कर रहे हैं। एक तो विदाउट प्रोसीड ऑफ क्राइम डिफरेंट लोग बिजनेसमैन के केसेस उठा के, ये शहजाद अकबर तो ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ। देखिए सर, 2000 प्लाट सर, अरबों रुपए के प्लाट। अच्छा, वो जो लाहौर की 2 बड़ी स्कीम, कहीं ना कहीं से तो सर रिकवरी होनी है ना। अच्छा देखें, उन चीफ मिनिस्टर का जो वहाँ पे है मामला, जब एलडीए बनी थी तो उसके चेयरमैन पहले चीफ मिनिस्टर ही थे, बाद में रूल्स चेंज हुए और बाद में फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की ये अब देखिए कमरुज़ ज़मान साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मुलाज़िम, मैं चाहिए साहब आपको उनको आप जब डिश लगा दें, मैंने आपको 2 बात, और 2000 प्लॉट्स को तकसीम कर देंगे, नहीं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ये बिल्कुल गलत बात है, और अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर वो मियां साहब के साथ सर्विस करते रहे तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पहले वो गवर्नमेंट सर्विस में थे।
और बड़े ऑनरेबल आदमी हैं अदरवाइज। लेकिन वो एलडीए में थे सर। नहीं देखिए, सरकारी मुलाजिम का देखिए किसी जगह से आप उठा के एक सेकंड देखे ना, तो एलडीए के जो ये बता दें। एक सेकंड ठहर देना अवान साहब पूछना एक सेकंड अवान साहब प्लीज मुझे इजाजत दें। मैं संजीदा बात ये है सर कि मिसकंसीव्ड है इनकी ये कैंपेन भी इनकी बाकी कैंपेन्स की तरह। ठीक होगा, जैसे इन्होंने लेकिन पहले 14 प्लाट्स एमपीएस को मिले। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आज जो शहजाद अकबर साहब ने क्लेम किया सर, देखें ये दिस इज हर गवर्नमेंट के एमपीए को 14 प्लाट ये चॉइस साहब इतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा ये कि शहजाद अकबर सियासी है, और उसी तरह की ज्यादती है इस मुल्क के साथ शहजाद अकबर के हाथ से तफ्तीशें करवाना। जैसे एक सेकंड ठहरे ना, शहजाद अकबर का रोल डिफाइंड है सुप्रीम कोर्ट में, और वो रोल जब अटॉर्नी जनरल फरूक नसीम और शहजाद अकबर तीनों वहां पर मौजूद थे और अपना बयान नहीं कर सके। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन मसला ये तो इस इशू पे है ना सर, ये मैं वैसे अगर आप इजाजत तो चांडी साहब को ले लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। चांडी साहब, ये जो पुराने केस खुल रहे हैं सर 1985 के, तो इनका जवाब किसने देना है? मियां नवाज शरीफ साहब को देना चाहिए जवाब या नहीं? पहले बात तो मैं इनका भी आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक मिनट के लिए मुझे इजाजत दें। तो पहली बात अधूरी आपने छोड़ दी, जो सिंध असेंबली में अरबाब साहब के साथ ज्यादती हुई। नवाज साहब को पता नहीं है, कोई एमपीए वहां नहीं था जिस एमपीए ने ये जूता फेंका या उनको मारा, वो एमपीए नहीं था, वो आम कारकुन था, हमारा दोस्त था। खातून थी सर, उनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक था उनका उस वक्त। सुन ले जरा, अब चौधरी साहब जरा तुसी भी सुन तो लो सानू, आप सुनते नहीं हो हमें। दूसरी बात, अरबाब साहब ने बीबी साहबा की शहादत के बाद जो जबान इस्तेमाल की थी, जो तौहीन आमेद लहजा इस्तेमाल किया, अल्फाज इस्तेमाल किए, ये उनका नतीजा था। पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसी बातों की हिमायत नहीं की, बात खत्म। अब दूसरी बात, अल्लाह साहब नौजवान हैं, अभी अच्छे हैं, अभी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं। अभी जो इन्होंने बातें गिनवाई वो सब सच है कि वजीर आज़म साहब जो बात कहते हैं वो करते हैं। जैसे वजीर आज़म साहब ने कहा मैं गवर्नर हाउस गिरवा दूंगा, देखो गिर गए। किसी सूबे में गवर्नर हाउस नहीं है। इन्होंने कहा पीएम हाउस में तैलीमी इदारा बनेगा, आपको पता है वहां लोगों ने तैलीम कंप्लीट की है, उनको डिग्रियां मिल रही हैं। इन्होंने कहा प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, आप देखिए सारे वफाकी वज़रा अकेले दौड़ते फिर रहे रास्तों पर। इन्होंने कहा महंगाई होगी तो वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होगा, आपने देखा महंगाई है नहीं, बड़ी सस्ती है। इन्होंने कहा चीनी चोर पकड़े जाएंगे, आपने देखा कमीशन बनी, सब चीनी चोर। यार आप किसको बता रहे हो, बचकाना बातें कर रहे हो। पाकिस्तान के लोग आपको देख नहीं रहे। इन्होंने कहा भैंसे बेचूंगा मैशत बढ़ जाएगी, देखो जी भैंसे बिक गई, मैशत हो गई। इन्होंने कहा मुर्गियां तकसीम कर रहा हूं, दुनिया में खुशहाली आई है अंडों और बच्चों पालने से। यार क्या बचकाना बातें करते हो। एक भी बात नहीं नवाज साहब जो आपके वज़ीर ने पूरी की हो, हर बात झूठ साबित हुई है, हर बात गलत दावा साबित हुआ है। इन बातों को ना छेड़े। अब आए आगे की बात, हम करने को तैयार हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं की, किसी भी मुआहदे में यह नहीं था कि लाग मार्च नफसी है इस्तीफाओं के साथ। अगर यह फैसला होता पीपल्स पार्टी मर सकती थी, वादे से नहीं हटती। आप जब चाहे उनको तब्दील कर देंगे, और एक लहजे के साथ कि जनाब अगर नहीं करेंगे तो नहीं ना माने। पहले भी ऐसा हमारे साथ होता रहा है, कई मुआहदों में हमारे साथ हुआ, लेकिन हम खड़े रहे। आपको पता है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, उसके चंद दिनों के बाद मियां साहब ने एक और वो इत्तेहाद में शमूल इख्तियार की जिसमें पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया। आप देखिए हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते, हम अब भी अपनी जगह पे, तब तो जिंदा हैं, तब तो ये सियासी पार्टी है और आना जाना रहेगा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। कौन लिखवा के हमेशा लाया है? ठीक, इस मुल्क में हुकूमतें आती रही। ठीक हो गया, चले आप चले ठीक है। चारी साहब मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा अवान साहब आपकी तरफ आएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली अवान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आपने 2000 प्लाट्स का जिक्र किया है बड़ी अच्छी बात है, अगर किसी ने कोई गड़बड़ किया है तो उसे रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन शायद शहजाद अकबर साहब ये भूल गए हैं कि ये शौकत खानम का जो प्लाट था वो भी इसी सिलसिले में दिया गया। अच्छा और वो ही मियां नवाज शरीफ ने दिया। सर चाहे सीडी हो, एलडी हो, केडी हो, मुख्तस होते हैं प्लॉट्स, और मुख्तस होते हैं कि इस प्लॉट पे आपने हॉस्पिटल बनाना है, इस प्लॉट पे स्कूल था, वो हॉस्पिटल का प्लॉट, हॉस्पिटल का प्लॉट था और दिया गया। और आप देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा शौकत खानम बन रहा है। आप मुझे बताएं जिन लोगों को दी गई, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन था वो, इफ यू रिमेंबर 85 का, और जिन लोगों की दी कोई पार्टी एफिलिएशन तो नहीं थी,
कोई इस तरह की चीज तो नहीं वो थी। एक किंग्स पार्टी बनी थी बात। जी जी, और वो छांगा मांगा उस वक्त से स्टार्ट हुआ था। राइट, वो प्लॉट से जिनकी पेस पे मनूवरिंग हुई थी। छांगा मांगा 1990 में हुआ। मेरी बात नहीं, बेस बनी थी, मैं ये कह रहा हूँ। 90s की गवर्नमेंट्स में छांगा मांगा हुआ, लोगों को मरी लेके जाया गया, लोगों को इस्लामाबाद लाया गया। मैं कहूँ बेस बनी कि वो जो पैसा कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत डेमोक्रेसी को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो जनरल जियाउल हक साहब ने पहुंचाया है, जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करा के कराया था, जिसमें बरादरियां, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ था पाकिस्तान की सियासत में, वो डेट। अच्छा, वैसे आप लोग ना ज्यादा, क्योंकि हमेशा छांगा मांगा की बात करते हैं तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें छांगा मांगा में जो एमपीएस एमएनए से उस वक्त उन सबको खाना मियां अजहर साहब प्रोवाइड किया करते थे, और वो हमाद अजहर साहब के वालिद साहब थे। अच्छा, अब ये जो अभी आपने है, वो बात, हयात आपने है। एक मियां साहब को क्लियर करने के लिए दूसरे मियां साहब पर इल्जाम लगा दिया। अच्छा, अच्छा, मैं ये जैसा- बात जैसे करने मैं- लगा हूं, मैं- खुदा आपसे reality करें। जैसा मैं- बोल रहे हैं। एक बात अपनी बात मैंने बोलने बोला- में बोला- थोड़ा सा जवाब देना था। मैं सिर्फ एक सेकंड, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ये एक इलेक्शन के टाइम पे आप कुछ अपने साथियों को लेकर किसी एक जगह पे इकट्ठे के वोटिंग के लिए चले जाते हैं। मैं बड़ी अपने डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कोर्स में छांगा मांगा सुनता हूँ, बट ट्रस्ट मी, बट जिस तरह के लोग उस टाइम के असेंबलीज के अंदर थे, बड़ी ज्यादती आज उनकी कब्रों के साथ ज्यादती। आई नो पीपल लाइक जो बड़े अबव बोर्ड, बड़े क्रेडिबल लोग थे, समहाउ ये एक ज्यादती की बात है। बहरहाल अच्छा, उस दौर में दोनों, आपको पता है, दोनों पार्टीज ने हल्फ लिया था अपने अपने एमएनए। मैं आपको बात उसमें करता से हूं ना। मुनर्रफ हो गए थे स्वाय राणा चंद्र सिंह के। मेरी बात सुनिए, वो देखिए, हिंदू थे, चौधरी साहब- उन्होंने कहा मैं गीता पे भी हल्फ नहीं लूंगा, लेकिन चौधरी मेरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम्स परसेप्शंस आर जस्ट मेड फॉर द वे टू प्रूव द पॉइंट्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारा एक पॉलिटिकल क्लास को सिस्टमेटिकली रिडिक्यूल करने का धंधा है, कुछ नहीं और इससे ज्यादा। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं 2000 प्लॉट्स की, इमरान खान को जो प्लॉट अलॉट हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन को बनती होगी जो सरकारी, अगर नहीं दी तो ज्यादती है, अगर दी है तो दुरुस्त है। यहाँ जो मामला है, शहजाद अकबर इज मिसकंसीव्ड। उनकी टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्लीज करने के लिए, एक पॉलिटिकल एजेंडा देने के लिए, नथिंग एल्स। इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टिल एंड, जैसे बाकी पहले हैं। उनके जितने नैब के रेफरेंसेस थे, एक एक करके मैं आपको गिनवा के बता सकता हूँ सारे प्रोसीडर। लेकिन सर अब तो ये प्लॉट्स का इशू खुल रहा है ना, आप देखें चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और मेरा ख्याल है ये रिकवरी शुरू कर देना। सिर्फ गोबल, अब लिस्टें आनी शुरू हो सर, सिर्फ गोबल स्ट्रेटजी है, नथिंग एल्स। इट इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। पर ये अच्छी चीज है, देखिए मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, इसको और इस एक तरह ले बात लेता हूँ। 35 साल हो गए वैसे। नहीं, मैं जो- बात कर अच्छा, जो वैसे अभी हमने देखिए ना, 1970 की मनी ट्रेल दी है, अभी देखिए ना, हमने दी है कि नहीं 1970 की मनी अली ट्रेल? एक सेकंड मुझे एक वो बात तो बताओ, एक 6 सेकंड। मरतबा प्लॉट बेच अच्छा, चुके मैं थे। आपको मुख्तसर बात तो सुनाऊं। लोग इंतकाल कर गए। जो अहमद सर, भाई मैं ने बात की ना, मुख्तसर वो बात बात ठीक है, मैं- वो कंपनसेशन नहीं होती, उसकी लैंड यूज प्राइस होती अच्छा, है। मेरी मैं मुख्तसर बात कर दूं। लेकिन उसमें एमपीएस एमएनएस फोर्थ हो चुके हैं। अच्छा, चौधरी साहब एक बात तो सुने, देखिए एक मामला क्या ठहरे, एक सेकंड। अभी जो इस वक्त अभी अली कह रहे थे बात आपसे कि जी जो डॉलर था उसको मसनूई तरीके से रखा। आप मुझे बताएं, अगर आपके मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो एनर्जी के बगैर चलती थी, तब क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं? मुझे ज़रा प्लीज़ ऑनेस्टली बता दें। और अगर वो 5 साल के अंदर जो क्राइसिस था लोड की मैनेजमेंट का, अगर वो उस गवर्नमेंट ने ठीक कर दिया, तो उसका फ्रूट अगर आज आप राइप कर रहे हैं तो कौन सा तीर चला रहे हैं यार? चाणी साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी अब, क्योंकि अब तो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। सही, पहली बात तो मैं एक मशवरा दूं अली नवाज साहब को, बड़े बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं जी, और इनका रवैया भी बहुत हमारे साथ अच्छा होता है। तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं इसलिए मशवरा दे रहा हूं, जिन बातों का आपको इल्म नहीं है ना, उस पर ना पड़े, उस पर अपनी साख खराब करेंगे। अब छांगा मांगा जब हुआ तब पता नहीं आप पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन इन बातों में ना पड़े, आपको पता ही नहीं है, बहुत सारी बातों का हवाला दे देते हैं, जैसे पीटीआई के आम, आप कारकुन आम नहीं है, आपके लिए बड़ा एहतराम है, और बातें जरा जम के करनी चाहिए जिनके मुतालिक इतला हो। अब हुकूमत का चलना मैंने पहले बता चुका हूं, हुकूमत चलेगी जो चलाना चाहते हैं, जो लाए हैं, जो लाना चाहते हैं। उस कुव्वत ने पाकिस्तान में लंगड़े, लूले, बहरे हुक्मरान कई सालों तक चलाए, मुमकिन है। कातिल हुक्मरान जिन्होंने गांव के गांव जला डाले, तबाह कर दिया, जियाउल हक 11 साल रहा, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये वजीर आजम चलते फिरते बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं, अगर ये वक्त पूरा कर देते हैं उनकी दोस्तों के तावन से, तो कोई अजब अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन
जो हुक्मरानी की तस्करा होगा, जिस हुक्मरानी को याद किया जाएगा, वो पीटीआई की हुक्मरानी नहीं है। पीटीआई की हुकूमत में ऐसा कोई कारनामा नहीं हुआ जिसमें आवाम को खुशहाली नसीब हो। जिस किस्म की महंगाई पीटीआई में है, पीटीआई के दौरे हुकूमत में ऐसी महंगाई कभी नहीं थी। जैसे चीजों का अवान साहब ने पूछा था मुझे, अवान साहब ऐसे कमाल क्या किया? उनका ख्याल ये है कि कमाल आप कुछ नहीं कर सकते। 2 मिनट देने मेरे अहमद भाई की बात का जवाब देने देना। 2 मिनट रह गए। अच्छा देखो, अब मैं बताऊं, चांडी साहब बहुत सीनियर है, मेरे वालिद से भी ज्यादा इनकी उम्र होगी, पर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि एक नौजवान के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, बड़ा बुरा लगता है। और इल्म और इसके ऊपर कदगन नहीं है, कोई भी हासिल कर सकता है। तालीम पे कोई कदगन नहीं है, कोई भी हासिल कर सकता है। अगर आप किसी को इस बेस पे अगर आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे कि आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, तो आर्गुमेंट लॉजिकल नहीं होगा। तो आप भी किस वक्त छोटे होंगे, आप भी किस वक्त इल्म हासिल कर रहे होंगे। अगर किसी ने आपसे ज्यादा इल्म हासिल कर लिया है, तालीम हासिल कर ली है, तो इंसान को, बड़ों को खुश होना चाहिए उसके ऊपर। दूसरी चीज मेरे भाई ने, चांदी साहब ने की, मेरे बुजुर्गों की जगह कि महंगाई की बात की इन्होंने। आपको मैं मोटा मोटा बात बता देता हूँ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, डॉलर 60 रुपए था, जब ये गेन 90 रुपए था। जब ये आए थे 10 रुपए का आटा था, जब ये गेन 40 रुपए का आटा था। जब ये आए 2.33 पे यूनिट था बिजली का, जब ये गेन 9.27 पे था यूनिट बिजली का। ना इस तरह नहीं चलेगा सर। मैं भुट्टो आए थे रोटी कपड़ा मकान लेके, आज माशाल्लाह पूरे सिंध में रोटी अवेलेबल है। गंदम चोरी करने के सिलसिले में चूहों को जो गंदम देनी है वो लोगों को दी जा रही है। मकान चाइना कटिंग करके प्लॉट दिए जा रहे हैं, कपड़ा कफन की सूरत में दिया जा रहा है। ये तो देखिए ना, ये कैसी चीजें हैं, एक जाती है। अच्छा अब अहमद भाई बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया। इनकम्बेंसी शुड बी क्वेश्चनड। आप मसला एक जाती आपकी भी है, एक इनकम्बेंसी शुड बी क्वेश्चनड। आपके सवाल अभी तक मेरे और चांडियो साहब के गिर्दी घूम रहे हैं। इनसे पूछे तो सही भाई, हम पीडीएम का हिस्सा हैं। एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड, इनसे पूछे तो सही कि गंदम अभी चोरी हो, इनकी वाली सवाल 5 साल बाद करें। चीनी अभी चोरी हो, सवाल 5 साल बाद करें। ये स्कैंडल अभी बने, सवाल 5 साल बाद। कैसा अनोखा लाडला है। टेक्निकल इन्होंने कहा कि कंजम्पशन हमारी नहीं। पीपल्स पार्टी ने जो 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थे ना, इन्होंने बिजली पैदा करके 2.5 अरब डॉलर काम कर दी। 23.5 अरब डॉलर करना है। आपने फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।